हेलो बच्चों, कैसे हो? सारे अच्छे हो? फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है साइंस गुरु और आप मेरे साथ हैं शिवम शर्मा के साथ हैं। देखिए, पिछली बार मैंने बताया था आपको ओम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस के किस किस पे डिपेंड होता है, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं साइंस गुरु। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। मैंने बताया था रेजिस्टेंस क्या है। देखो, रेजिस्टेंस को कुछ जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते थे हम, ऐसे था कुछ रेजिस्टेंस। और क्या था एक तरह का विच रेजिस्ट दी फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को रोक दे वो रेजिस्टेंस है। यही था। जितने ज्यादा ब्रेकर, जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो। जितना ज्यादा ब्रेकर, मैंने बताया था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब क्या है कि अगर आई रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो तो करंट कम हो जाएगा, अगर ये ज्यादा किया तो ये कम हो जाएगा। अगर नहीं देखा तो पिछली वीडियो में देखिए, सब कुछ डिफाइन किया हुआ है उसमें, अच्छे से एक एक चीज को क्लियर किया गया है। अगर कोई चीज की कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। यहां आते हैं किस किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। सबसे पहला आर इज डिपेंड्स ऑन, गंदा हो गया। आर इज डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या, देखो, जितना ज्यादा लेंथ होगी बड़ी, जितनी जो लंबी वायर होगी करंट उसमें उतना ही स्लो फ्लो करेगा एज कंपेयर टू हाई लेंथ वायर। जो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसमें करंट कम होगा और जो लेंथ कम होगी उसमें करंट ज्यादा होगा। क्लियर है? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। R बढ़ा दो रेजिस्टेंस बढ़ गया, आर बढ़ा दो लेंथ बढ़ गई, सॉरी लेंथ बढ़ी तो आर बढ़ गया। दूसरा है आपके पास कि आर इज डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर भी डिपेंड करता है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, तुमने देखा होगा कि वायर कुछ ऐसी सी होती है, अगर मैं उसको देखूं कोई लंबी सी होती है तो इसका एरिया अगर निकालूं तो कैसे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर। इस एरिया पे डिपेंड करता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब कि आर किस पे डिपेंड करता है, एरिया से, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा ज्यादा? मान लीजिए ये एरिया वायर है, वायर का एरिया है, दूसरी ये वायर है। अगर मैं कहूं करंट किसमें जल्दी फ्लो करेगा, करंट किसमें जल्दी फ्लो करेगा, भाई जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम है करंट तो उसी में जल्दी फ्लो करेगा ना, उसी में ज्यादा फ्लो करेगा। तो इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने ना वो कई जगह से कर सकते हैं, उनके पास बहुत एरिया, जंप कर सकते हैं, हर जगह से जंप कर सकते हैं। इसका एरिया कम है, एरिया कम होगा, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो कम होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कम होंगे तो यहां पे रेजिस्टेंस कम होगा और करंट की वैल्यू भी कम होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट की वैल्यू कम होगी। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। तीसरी चीज होती है कि इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। भाई मटेरियल ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या है कि जिसका वो कंडक्टर बना। कंडक्टर होता क्या है बेसिकली, कोई भी एक वायर है, ये वायर यूज कर ली मैंने तो एक कंडक्टर है एक तरह का। रेजिस्टेंस कुछ ऐसा होता है, वायर कुछ ऐसी होती है, तभी करंट इसमें फ्लो करता है और इसमें रुक के जाता है। सिंपल सा लॉजिक है। फोर्थ आता है कि इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर टेम्परेचर राइज कर दो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक? सो अब इनको ज्वाइन करते हैं दोनों को। देखिए, कर लो नोट, कर लिया नोट।
तो मैंने बताया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्हीं दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। कैसे? दोनों को कंबाइन कर दिया, इस इक्वेशन इसको कंबाइन कर दिया, ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को एक ही एक्सप्रेशन में मैंने ऐड कर दिया। सेम वही, ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा यहाँ पे कोई ना कोई, क्यों? क्योंकि इक्वल तो है नहीं, इक्वल करना है मुझे। सो इसे इक्वल करने के लिए हम R इज इक्वल टू रो L अपॉन A लगाते हैं। अब वही सवाल आया कि सर ये रो क्या है? रो, इसे बोलते हैं हम रो, वो रोने वाला नहीं है, ये रो, RHO पढ़ते हैं इसे रो। अब ये रो होता क्या है वो देखते हैं। रो इज रो, इट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये क्या है? कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी कुछ ऐसी टर्म हमने पढ़ी थी, रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने ऐसी, और अब क्या आ गई? रेजिस्टिविटी। क्या फर्क होता है इनमें? रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है सर्किट, सिंपल, ये होता है सर्किट के लिए, और ये होता है हमारा कंडक्टर का। मतलब क्या है? अगर मेरे को रेजिस्टिविटी चेंज करनी हो, अगर रेजिस्टेंस चेंज करना हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग लगा दूंगा। मान लो मेरे को मुझे 2 ओम है, 4 ओम चाहिए तो 4 ओम का डायरेक्ट लगा दूंगा, बट रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर इसकी रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। मतलब क्या है कि कितना करंट वो रोक सकती है, नेचुरली कितना करंट रोक सकती है उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमेशा वायर की होगी, रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट में हमने मैन्युअली लगाया होगा, खुद लगाया होगा, अपने आप लगाया होगा। रेजिस्टिविटी हम नहीं लगाते, ये ऑलरेडी होती है कंडक्टर की। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। नाउ बात करते हैं SI यूनिट की। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रो। SI यूनिट क्या होगी? देखिए वैसे मैंने कहा था कि सबको एक साइड कीजिए और उसे एक साइड कीजिए जिसके आपने यूनिट निकालने हैं। सो रो इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई A अपॉन L, R मल्टीप्लाई A अपॉन L। क्लियर है? R के क्या होते हैं? ओम। एरिया किस में आता है? मीटर स्क्वायर में, और लेंथ मीटर में। सो इस मीटर से ये मीटर गया, क्या आ गया? ओम मीटर। सो रो के SI यूनिट क्या आते हैं? ओम मीटर। क्लियर है यहां तक? डन। आगे चलें। सो मैंने बताया था एक तुम्हें तीसरा पॉइंट लिखवाया था मैंने कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है? मटेरियल का नेचर क्या है उस पे डिपेंड करेगा ये। तो रेजिस्टिविटी, यही तो रेजिस्टिविटी है थर्ड पार्ट में, कि रेजिस्टिविटी ये थर्ड पार्ट का आंसर है कि नेचर पे कैसे डिपेंड होता है। सिल्वर यूज करोगे तो गुड कंडक्टर है, अगर कॉपर यूज करोगे थोड़ा सा पुअर कंडक्टर है एज कंपेयर टू सिल्वर। वैसे यूज कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा नीचे आ गया। सो ऐसे ही वेरी करती रहती है। अगर बात करें तो ग्लास की, बताओ ग्लास की रेजिस्टिविटी क्या होगी? वेरी हाई, तभी तो करंट फ्लो नहीं करा पाता है। रबर, ग्लास क्या होती है? बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करा पाते। सिंपल। अब देखो कुछ एलॉय की बात करते हैं। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय क्या होते हैं? दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल और मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। मतलब क्या बताया भाई? मेटल्स और मेटल को कोई 2 मेटल को मिला के अगर मैं किसी एक मेटल में कन्वर्ट कर देता हूं तो उसे मैं कहता हूं, क्यों क्या है? एलॉय। एलॉय एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं उसके लिए एलॉय। एलॉय का भी नाम अलग अलग होता है, ठीक है? जैसे ब्रास है, ब्रास का एक तरह का एलॉय है, ठीक है? ऐसे ही। सो ये समझ आ गया। अब एलॉय की, अगर मैं एलॉय की बात करूं, एक मेरे पास एलॉय है, मान लो मेरे पास एक कॉपर एलॉय है। मतलब क्या है कि कॉपर के अंदर कोई चीज यूज करी, जिंक यूज करी और मैंने एलॉय बना दिया, या आयरन यूज करी मैंने एलॉय बना दिया। अब एक लेता हूं कंडक्टर जो सिंपल
प्योर कॉपर का है। किसका है? प्योर कॉपर का है। एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होगी, हाई रेजिस्टिविटी, और इसकी रेजिस्टिविटी लो होगी। मतलब क्या है कि कॉपर ज्यादा करंट फ्लो करने देगा, एलॉय कम करंट फ्लो करने देगा। ठीक है, तो ये होगा गुड कंडक्टर और ये होगा कंपैरेटिवली लो। उससे कम होगा तो ये भी अच्छा, बट उससे कम होगा। क्लियर है यहां तक? डन। सो हम ज्यादातर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे होगी टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, इनमें क्या यूज करते हैं? एलॉय यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा करंट रोक सके, तो उसके लिए हम एलॉय यूज करते हैं। ये किसमें यूज करते हैं? जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, एजी। ये किसमें करते हैं? कंडक्टिंग वायर्स। कंडक्टिंग वायर्स क्या? कंडक्टर जो हम घरों में यूज करते हैं। जो घर में यूज करते हैं वो कंडक्टिंग वायर्स किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, या कोई भी किसी और मेटल की बनी होती है जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। एक यूज होता है टंगस्टन। टंगस्टन किस लिए होता है? ये फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है? हाई रेजिस्टिविटी। और जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है वो करंट अच्छे से फ्लो करता है। जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है करंट कम फ्लो कराता है। कम फ्लो कराता है तो वो हीट होगा, हीट होने की वजह से वो ग्लो करेगा, हमें रोशनी देगा। करें यहां तक आगे। अब कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक और चीज, छोटी सी चीज है, तुमने पढ़ा होगा कंडक्टर होते हैं और क्या होते हैं? इंसुलेटर। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर कंडक्टर को रेजिस्टेंस की टर्म में डिफाइन करें तो ये क्या होगा? लो रेजिस्टेंस, और ये हाई रेजिस्टेंस। ये क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस। क्यों? तभी तो इंसुलेटर है, करंट को पास नहीं कर रहे और इंसुलेटर का धब्बा लगा के बैठे हुए हैं। अब करते हैं सेम हमारे इंपॉर्टेंट, क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। किस पे डिपेंड करें? किस पे बेस होंगे ये? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो के एसआई यूनिट क्या होते हैं? ओम मीटर। R के क्या होते हैं? ओम। याद है या नहीं? कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे साथ में और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किया करो। क्वेश्चन लिखूंगा, इसके बाद पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, आगे चले। देखो, एक न्यूमेरिकल है आपकी बुक में कि अ वायर, वैसे पढ़ता हूं, एग्जाम्पल नंबर 12.6 है और पेज नंबर ये है 209 पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैक्सिमम कवर करेंगे कि कंसेप्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही फाइनल में ज्यादातर आते हैं और कंसेप्ट के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं। वो क्या कह रहा है? पेज नंबर 12.6 है और पेज नंबर है अपना 209। 12.6 एग्जाम्पल है। पुरानी बुक में 12.6 है, नई बुक्स में शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आगे पीछे देख लेना एक बार। वो क्या कह रहा है कि एक वायर है 1, मतलब कंडक्टर 1 है। क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। अ वायर ऑफ द गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, उसकी लेंथ कितनी है? L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज एरिया A एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, मतलब इसकी R1 की वैल्यू में क्या दे रखी है? 4 ओम। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक और वायर लो, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, मतलब क्या निकालना है? इसका रेजिस्टेंस निकालना है। मैंने R2 ले लूं इसको, क्योंकि ये क्या है? वायर 2, ये वायर 1 और द सेम मटेरियल। देखो, सेम मटेरियल की बात आती है तो क्या करेंगे हम? रो इक्वल कर देंगे। मतलब यहां पर अगर मेरे पास रो 1 रो के इक्वल था तो रो 2 भी किसके इक्वल होगा? रो के इक्वल। एंड हैविंग लेंथ L/2, लेंथ कितनी कर दी उसने? L/2, और एरिया कितना कर दिया उसने? 2 टाइम्स एरिया, ये कर दिया। फॉर्मूला लगाते हैं, R इज इक्वल टू रो L/A, यही वैल्यू पुट होगी। ये कितना है? R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 इज इक्वल टू रो L/A। बाकी किसी की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी। सो एक पहले ये आ गई, दूसरी यहां से निकालो, R इज इक्वल टू रो L/A। R की वैल्यू क्या है? निकालनी है,
R2 लिख लेते हैं, रो क्या है, सिंपल रो, L की वैल्यू L/2 और एरिया कितना है 2 टाइम्स एरिया, ठीक है। नो ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। करते कैसे, देखो ऐसा होता है, मान लो A/B है और C/D है, तो ये ऊपर वाले से और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, छोटी सी चीज की वजह से, छोटी सी गिल्टी की वजह से न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। ये आ गया यहां तक ना, रो इज L/4a क्योंकि 2a मल्टीप्लाई होगा नीचे जाके ना। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे दिस इक्वेशन बाय दिस, डिवाइड 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, सो 4/R2 इज इक्वल टू रो L/A अपॉन रो L/4a। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल और रो से रो कैंसिल, क्या गया 4/R2 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 4/1, सब कुछ तो कट गया, बन जाएगा नीचे, R2 ऊपर गया 4 नीचे आया, R2 ऊपर गया 4 नीचे आया, तो 4/4 कट के कितना आया 1 ओम, तो R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओम। क्लियर है, आ गया समझ, इजी था, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल तो नहीं था। चलो नोट करो फटाफट, कर लिया। मेरे बच्चे कहते हैं सर आपको अजीब अजीब नहीं लगता, आप अकेले लगे थे हो, कोई होता ही नहीं है रात को, आपको डर नहीं लगता, आप अकेले लगे होते हो, कोई आसपास होता नहीं है, कैमरे के सामने देखे हुए। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मेरी जरूरत है। क्वेश्चन देखते हैं 12.5, एग्जाम्पल 12.5, पेज नंबर 208। देखो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होता बच्चों से, रीजन क्या है, यहाँ पे एरिया नहीं दिया होगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों से, सबसे पहली बार में बहुत कम बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसे, हम करेंगे बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत टिपिकल और बहुत स्मॉल मेथड दिखाऊंगा इसे सॉल्व करने का। देखो क्या कह रहे हो, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, बुक लेके बैठा करो, कॉपी लेके बैठा करो, साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व किया करो, यही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे वीडियो देख के नहीं समझ आएगा, कॉपी लेके बैठो, खुद ट्राई करो, फिर मजा आएगा। देखना कैसे कैसे आप इनहेंस करोगे, ग्राफ बढ़ता रहेगा, और जिस कम मार्क्स आते हैं तुम्हारे ज्यादा आएंगे, ठीक। बहुत कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर नहीं कर सकता, बट सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ये गारंटी देता हूं। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ L, मतलब L की वैल्यू क्या दे रखी है 1। दूसरा इज 26 ओम, मतलब R की वैल्यू दे रखी है उसने, L यहां लिख दो, 26 ओम एट 20 डिग्री टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे 20 डिग्री टेम्परेचर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, मतलब डायमीटर कितना दे रखा है 0.3 mm। इसको मीटर में कैसे करते हैं, मीटर में देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये होता है, ये 1000 होता है, 100 होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 1 mm को मीटर में चेंज, मिलीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को यहां पुट कर दो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर को यहां पुट करोगे तो क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 10 mm, तो कितना आ गया 1000 mm। और 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1/1000 मीटर। क्लियर है, देखो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं mm की, क्या आएगा 1/1000, तो 0.3/1000, और इसका एक पॉइंट था तो कितना आ गया 3/4/0। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3/10⁴। मैंने बताया था इसको ले जाके हम माइनस में ऊपर कर देते हैं, सो 3 × 10⁻⁴ डायमीटर है तो मीटर में आएगा। अब ये मीटर में हो गया, mm में यूज करो, देखो सारी वैल्यू में सेम यूज करनी पड़ती है, और ट्राई करा करो मीटर में ही रखो, क्योंकि SI यूनिट हमारा क्या होता है मीटर लेंथ का। किलोमीटर सेंटीमीटर भी होते हैं, किलोमीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है और सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, और उससे भी नीचे जो मिलीमीटर, उसका तो नाम निशानी बहुत कम होता है। सो देखो ये भी दे दिया, नेक्स्ट पढ़ता हूं, What will be the resistivity of the metal at the same temperature। अब देखो क्या कह रहा है वो, बहुत अच्छी नोट करने वाली बात कही है उसने कि रेजिस्टिविटी निकालनी है बट एट द सेम टेम्परेचर। क्यों बोला उसने ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने या कम होने से रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस ऐसे दिया होता है, इसका कोई रोल नहीं है, बट रोल है। क्या रोल है, ये रोल है।
कैसे चेंज होगा वो हम पढ़ेंगे हाई क्लासेस में, बट यहां पे देखोगे उसने सेम टेम्परेचर बोला, दैट मीन टेम्परेचर इसीलिए बोला क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। क्लियर है यहां तक? सो रो निकालना है यहां पे। अब देखो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दो। रो कितना है वो तो निकालना है, R कितना है 26 ओम, एरिया कितना है, लेंथ कितनी है 1, बट एरिया नहीं दिया आपको, एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू पाई कितना है 22/7 और आर स्क्वायर कितना है, ये डायमीटर है, इसको डिवाइड कर दो 3 × 10⁻⁴/2 का स्क्वायर, ये आ गया। वैल्यू यहां पे पुट कर दो, एरिया की वैल्यू अभी एरिया रखते हैं वहां जाके पुट करते हैं। सो देखो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू ये जाके वहां मल्टीप्लाई हुआ 26 मल्टीप्लाई एरिया की वैल्यू पुट कर दो 22 × 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2, ये 1 है नीचे आके 1 आ जाएगा। सो कोई इसका रूल नहीं है। रो इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 3 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ था, कितना देगा -8, और ये कितना देगा 7 2 14, 2 से कट करेंगे 11, और ये कितना आया 7। ना टोटल मल्टीप्लाई कर दो 1287/7 × 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो यहां से ना, रो इज इक्वल टू 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ये है आपके पास आंसर, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? डन। सो इसके साथ ही आज का लेक्चर फिर हम यहां पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फ्यूचर में जितनी वीडियोज आए वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, पढ़ते रहिए बच्चों।